हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू रेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है इकोलॉजी। तो बच्चों, हम लोगों को इकोलॉजी के अंतर्गत पर्यावरण विज्ञान का बहुविषयक स्वरूप पढ़ना है। आज हम लोगों को पढ़ना है पर्यावरण विज्ञान का बहुविषयक स्वरूप। इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना है इकोलॉजी, और इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है बेटा? इकोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? इकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी। और पारिस्थितिकी जो है, इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है पर्यावरण विज्ञान का बहुविषयक स्वरूप। पर्यावरण विज्ञान का बहुविषयक स्वरूप है ना। हम लोगों को क्या पढ़ना है? पर्यावरण विज्ञान का बहुविषयक स्वरूप। इसको इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। ठीक है, ठीक है। अपने को क्या पढ़ना है? पर्यावरण विज्ञान का बहुविषयक स्वरूप। और बहुविषयक स्वरूप को अपन क्या कहते हैं? मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। ठीक है। इकोलॉजी के अंतर्गत अपन क्या पढ़ रहे हैं? पर्यावरण विज्ञान का बहुविषयक स्वरूप। ठीक है। पर्यावरण विज्ञान या पारिस्थितिकी एक बहुविषयक क्षेत्र है। पर्यावरण विज्ञान या पारिस्थितिकी एक बहुविषयक क्षेत्र है। पर्यावरण विज्ञान या पारिस्थितिकी एक बहुविषयक क्षेत्र है जो कई विषयों के सिद्धांतों को और दृष्टिकोणों को सम्मिलित करता है। जो कई विषयों के सिद्धांतों दृष्टिकोणों को सम्मिलित करता है। पर्यावरण विज्ञान व पारिस्थितिकी एक बहुविषयक क्षेत्र है जो कई विषयों के सिद्धांतों और दृष्टिकोणों को सम्मिलित करता है। ठीक है, सम्मिलित करता है। इसका विस्तार निम्न विषयों तक है। इसका विस्तार निम्न विषयों तक पाया जाता है। इसका विस्तार निम्न विषयों तक पाया जाता है। जैसे नंबर 1 है बायोलॉजी। ठीक है। बायोलॉजी यानी क्या? जीव विज्ञान। ठीक है। जीवों की संरचना, कार्य और व्यवहार का अध्ययन पारिस्थितिकी का मुख्य आधार है। जीवों की संरचना, कार्य और व्यवहार। ठीक है। जीवों की संरचना, कार्य और व्यवहार का अध्ययन पारिस्थितिकी का मुख्य आधार है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जीवों की संरचना, कार्य और व्यवहार का अध्ययन पारिस्थितिकी का मुख्य आधार है। मतलब कि हम जब इकोलॉजी पढ़ते हैं तो मेनली किसके लिए पढ़ते हैं? जीवों के लिए पढ़ते हैं। खासतौर पे जीवों की संरचना, उनका कार्य और उनका व्यवहार कैसा है इसको हम आधार मान करके इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं। तो इसका जो विस्तार है वो बायोलॉजी में है। नंबर दूसरा है भौतिकी। नंबर 2 है भौतिकी यानी क्या? फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स। भौतिकी यानी फिजिक्स। ठीक है। ऊर्जा प्रवाह, प्रकाश संश्लेषण और तापमान जैसे भौतिक पहलुओं को समझने में मदद मिलती है। इससे
इससे ऊर्जा प्रवाह, इससे ऊर्जा प्रवाह, प्रकाश संश्लेषण, ऊर्जा प्रवाह, प्रकाश संश्लेषण और तापक्रम जैसे पहलुओं को और तापक्रम जैसे पहलुओं को समझने में मदद मिलती है। इससे क्या है, इकोलॉजी से भौतिक कैसे रिलेटेड है, इससे ऊर्जा प्रवाह, प्रकाश संश्लेषण और तापक्रम जैसे भौतिक पहलुओं को समझने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान किस तरह से इससे संबंधित है? पोषक चक्रों और पर्यावरण में सम्मिलित प्रक्रियाओं का अध्ययन इसमें शामिल है ना, इसमें शामिल है, प्रक्रियाओं का अध्ययन इसमें शामिल है। रसायन विज्ञान किस तरह से रिलेटेड है? पोषक चक्रों यानी न्यूट्रिएंट साइकिल, है ना, न्यूट्रिएंट साइकिल, पोषक चक्रों और पर्यावरण में सम्मिलित प्रक्रियाओं का अध्ययन इसमें शामिल है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? भूविज्ञान, जियोलॉजी, है ना। भूविज्ञान मतलब जियोलॉजी इकोलॉजी से कैसे संबंधित है? पृथ्वी की संरचना, जल और मिट्टी, है ना, जल और मिट्टी जो है, मिट्टी का अध्ययन, पृथ्वी की संरचना, जल और मिट्टी का अध्ययन और मिट्टी के अध्ययन में पारिस्थितिकी का महत्व है, पारिस्थितिकी का महत्व है। ठीक है। भूविज्ञान से कैसे रिलेटेड है इकोलॉजी? पृथ्वी की संरचना, जल और मिट्टी के अध्ययन में पारिस्थितिकी का महत्व है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि ये कुछ प्रमुख ब्रांचेस हैं। कुछ नेक्स्ट गणित, ठीक है, गणित यानी कि मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स जो है अगली ब्रांच है इसकी, गणित। इसमें जनसंख्या गणना, मॉडलिंग, जनसंख्या गणना, मॉडलिंग और सांख्यिकी विश्लेषण, जनसंख्या गणना, मॉडलिंग और सांख्यिकी विश्लेषण के लिए और सांख्यिकी विश्लेषण के लिए गणित का उपयोग किया जाता है। गणित का उपयोग किया जाता है। ठीक है। गणित का उपयोग क्या होता है इसमें? इकोलॉजी में इसमें जनसंख्या गणना, मॉडलिंग, सांख्यिकी विश्लेषण के लिए गणित का उपयोग किया जाता है। गणित का उपयोग क्या होता है इसमें? इसमें गणित का उपयोग जनसंख्या गणना, मॉडलिंग और सांख्यिकी विश्लेषण के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान। अगला नंबर है सामाजिक, ठीक है, सामाजिक विज्ञान यानी क्या है? सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। सोशल साइंस जो है वो किस तरह से महत्वपूर्ण है? मानव गतिविधियां, समाज
और उनका उनका पर्यावरण में प्रभाव, मानव गतिविधियां, समाज और उनका पर्यावरण में प्रभाव प्रभाव भाव का अध्ययन समझने के लिए ये पारिस्थितिकी का उपयोग होता है। पारिस्थितिकी का उपयोग होता है, ठीक है ना। पारिस्थितिकी का उपयोग होता है। मानव गतिविधियां, समाज और उनका पर्यावरण में प्रभाव का अध्ययन करने के लिए क्या होता है, पारिस्थितिकी का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से एक और है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्या है, अर्थशास्त्र यानी क्या, इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और पर्यावरणीय प्रबंधन की लागत और पर्यावरणीय प्रबंधन की लागत का अध्ययन, पर्यावरणीय प्रबंधन की लागत का अध्ययन के लिए पारिस्थितिकी आवश्यक है ना, आवश्यक है, ठीक है ना, पर्यावरण आवश्यक है, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग अपन लेंगे पारिस्थितिकी कारक को कहते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। इकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है कि पारिस्थितिकी कारकों को 4 भागों में भिन्नित किया जा सकता है। पारिस्थितिकी कारकों को निम्न चार भागों में भिन्नित किया जा सकता है। 4 भागों में भिन्नित किया जा सकता है। निम्न 4 भागों में भिन्नित किया जा सकता है। पारिस्थितिकी कारकों को निम्न 4 भागों में भिन्नित किया जा सकता है। जैसे नंबर 1 है जलवायवीय कारक, क्लाइमेटिक फैक्टर। क्या कहते हैं इसको, क्लाइमेटिक फैक्टर, है ना, ठीक है। इसके अंतर्गत प्रकाश, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, प्रकाश, वायु, ताप, वर्षा और आर्द्रता, ठीक है। प्रकाश, वायु, ताप, वर्षा और आर्द्रता ये किसके अंतर्गत आते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा कारक क्या होते हैं, दूसरे होते हैं भू आकृति को और क्या कह सकते हैं, स्थलीय कारक, है ना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं टोपोग्राफिक अथवा फिजियोनॉमी, है ना। टोपोग्राफिक अथवा फिजियोनॉमिक फैक्टर्स, है ना, फैक्टर, ठीक है। टोपोग्राफिक अथवा फिजियोनॉमिक फैक्टर यह पृथ्वी के भौतिक भूगोल से संबंधित है। यह पृथ्वी के भौतिक भूगोल से संबंधित है। यह पृथ्वी के भौतिक भूगोल से संबंधित, जिसमें
जिसमें क्या क्या आता है बेटा, ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि क्या कहते हैं इसको, एल्टीट्यूड, है ना, एल्टीट्यूड, ऊंचाई को क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। दूसरा है पर्वत श्रृंखलाओं, पर्वत श्रृंखलाओं, पर्वत श्रृंखलाओं व घाटियों, घाटियों की दिशा, पर्वत श्रृंखलाओं व घाटियों की दिशा है। ढलानों का खुलापन और तीव्रता, ढलानों का खुलापन, खुलापन व तीव्रता, तीव्रता, ढलानों का खुलापन व तीव्रता, ऊंचाई, पर्वत श्रृंखलाओं व घाटियों की दिशा, ढलानों का खुलापन व तीव्रता, इसके अंतर्गत आते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर के अंतर्गत या भू आकृति फैक्टर के अंतर्गत क्या क्या आता है, ऊंचाई, पर्वत श्रृंखला व घाटियों की दिशा, कि मतलब वो किस दिशा से किस दिशा की ओर है, और ढलानों का खुलापन, जो ढलान है वो खुलापन है और वो कितनी तीव्रता से नीचे की ओर उनमें ढाल है ना। तो दूसरा फैक्टर ये है। तीसरा फैक्टर जो है वो है मृदीय कारक, मृदीय कारक। तीसरा कारक क्या है, मृदीय कारक, मृदीय कारक। मृदीय कारक को इडैफिक फैक्टर भी कहते हैं, इडैफिक फैक्टर, है ना, इडैफिक फैक्टर। इडैफिक फैक्टर क्या है बेटा, यह मृदा निर्माण और उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों से संबंधित है, रासायनिक गुणों से संबंधित है, रासायनिक गुणों से संबंधित है, ठीक है ना। यह मृदा के निर्माण और उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों से संबंधित है, मृदीय कारक यानी कि एडाफिक फैक्टर। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है, लास्ट क्या है, जैविक कारक, जैविक कारक, ठीक है, यानी कि बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स, जैविक कारक या बायोटिक फैक्टर। इसमें सभी प्रकार के जीवों जैसे पेड़ पौधे व जंतुओं के बीच अंतर क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। जंतुओं के बीच अंतर क्रियाओं को, है ना, अंतर क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है, सम्मिलित किया गया है। चौथा है बायोटिक फैक्टर या जैविक कारक। इसमें सभी प्रकार के जीवों जैसे पेड़ पौधों व जंतुओं के बीच अंतर क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। तो इस तरह से क्या है कि पारिस्थितिकी कारक या इकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो उनको किस चार ग्रुप में डिवाइड किया गया है, चार भागों में डिवाइड किया गया है। चार भाग कौन कौन से हैं? नंबर एक है क्लाइमेटिक फैक्टर, जलवायु कारक, है ना। जलवायु कारक में क्या क्या है? इसके अंतर्गत प्रकाश, वायु, ताप और वर्षा एवं आर्द्रता को सम्मिलित किया गया है। दूसरा क्या है? भू आकृति या स्थलीय कारक, जिसको आप टोपोग्राफिक या फिजियोनॉमी फैक्टर कहते हैं। यह पृथ्वी के भौतिक भूगोल से संबंधित है, जिसमें क्या है? ऊंचाई, पर्वत श्रृंखला, घाटियों की दिशा एवं ढलानों का खुलापन एवं तीव्रता को सम्मिलित किया गया है। तीसरा फैक्टर क्या है? मृदीय कारक है, या जिसको आप एडाफिक फैक्टर कहते हो। तो इसमें क्या सम्मिलित किया गया है? मृदा निर्माण, उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों को से ये संबंधित है। ठीक है। इसके बाद जैविक कारक लास्ट है बायोटिक फैक्टर। इसमें सभी जीवों जैसे पेड़ पौधों एवं जंतुओं के बीच होने वाली अंतर क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। तो इस तरह से ये क्या है? पारिस्थितिकी कारक है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है पारिस्थितिकी कारकों की अंतःक्रिया। ठीक है। इसको कहते हैं इंटरएक्शन ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर। इसको कहते हैं इंटरएक्शन ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर।
इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल फैक्टर्स, इंटरएक्शन ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर, पारिस्थितिकी कारकों की अंतर क्रिया। किसी जीव के जीवन पर क्या है, किसी जीव के जीवन, किसी जीव के जीवन पर, किसी जीव के जीवन पर पर्यावरण, किसी जीव के जीवन पर पर्यावरण के प्रभाव को, किसी जीव के जीवन पर पर्यावरण के प्रभाव को पारिस्थितिकी कारकों की अंतःक्रिया कहते हैं। अंतःक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक स्थितियों में जीवों के जीवन पर प्राकृतिक स्थितियों में जीवों के जीवन पर समस्त पारिस्थितिकी कारकों तथा प्राकृतिक स्थितियों में जीवों के जीवन पर समस्त पारिस्थितिकी कारकों का प्रभाव पड़ता है। सभी कारक पारस्परिक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यह सभी कारक पारस्परिक रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक का परिवर्तन दूसरे को प्रभावित करता है। एक का परिवर्तन दूसरे को प्रभावित करता है। ठीक है। प्राकृतिक स्थितियों में जीवों के जीवन पर समस्त पारिस्थितिकी कारकों का प्रभाव पड़ता है। ये सभी कारक पारस्परिक रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं और यदि एक कारक परिवर्तित होता है तो दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट पड़ता है जैसे यदि तापमान बढ़ता है तो वातावरण में नमी घटती है। जैसे यदि तापमान बढ़ता है तो वातावरण में नमी घटती है। यदि तापमान बढ़ता है तो वातावरण में नमी घटती है। इसी प्रकार से प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर घटती है। प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है? घटती है। प्रकाश संश्लेषण की दर घटती है। पहले थोड़ा बढ़ती है, जब इंटेंसिटी तीव्रता बढ़ती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, लेकिन ज्यादा तेज प्रकाश हो जाता है तो क्या होता है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घटने लगती है। ठीक है, क्योंकि वहां क्या होना शुरू हो जाता है? प्रकाश श्वसन होने लगता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो घटने लगती है। तो इसको अपन इस तरह से समझ लें कि क्या है? मिनरल्स रॉक्स एंड सॉइल, है ना? सॉइल, मिनरल रॉक्स एंड सॉइल। इधर एटमॉस्फेयर गैसेस एंड विंड और ऑर्गेनिज्म, यहां थोड़ा लिख लें, ऑर्गेनिज्म और वाटर सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, वाटर सॉइल एंड एटमॉस्फेयर, इनके बीच इंटर किया होती है मिनरल रॉक्स एंड सॉइल की। किसके बीच? एटमॉस्फेयर एंड
गैसेस एंड विंड्स के बीच होती है। इसमें इनका जो है ये वाटर, सॉइल एंड एटमॉस्फेयर, ये इसके बीच इंटरेक्शन होता है। ये जो है ऑर्गेनिज्म जो है इनके और इनके बीच इंटरेक्शन, और ये जो है ये इस तरह से एक दूसरे के बीच इंटरेक्शन होता है। और जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी जो है वो सबको प्रभावित करती है, सब पर उसका इफेक्ट होता है। मतलब ये एटमॉस्फेयर, गैस और विंड को भी, ये इनको भी, वाटर, सॉइल और एटमॉस्फेयर को भी, और ये जो है ऑर्गेनिजम्स को भी, और ये किनको, मिनरल रॉक्स और सॉइल को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। तो इस तरह से क्या है, पर्यावरणीय घटकों के बीच जो है परस्पर संबंध रहता है। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है, पर्यावरणीय घटकों के बीच, पर्यावरणीय घटकों के बीच परस्पर संबंध है। ठीक है, पर्यावरणीय घटकों के बीच परस्पर संबंध। मिनरल, रॉक्स और सॉइल जो है वो क्या है, ऑर्गेनिजम्स से भी रिलेटेड है, और क्या है, इनसे एटमॉस्फेरिक गैसेस और विंड से भी रिलेटेड हैं। इसी तरह से ये जो वाटर और सॉइल जो है, वाटर, सॉइल और एटमॉस्फेयर, वो ऑर्गेनिज्म से भी संबंधित है, और किससे, एटमॉस्फेरिक गैसेस से भी ये संबंधित है। ठीक है ना। ऑर्गेनिजम्स जो है वो इनसे संबंधित है, मिनरल, रॉक्स और सॉइल से, और वाटर, सॉइल और एटमॉस्फेयर से भी संबंधित है। तो इस प्रकार से जो पूरे हैं, और सोलर एनर्जी जो है उसका किस पर है, पूरे, यानी कि पूरे एटमॉस्फेयर पर, पूरी गैसेस पर, सॉइल पर, ऑर्गेनिजम्स पर, मिनरल रॉक्स पर, इन सब पर जो है सोलर एनर्जी का जो प्रभाव है वो पड़ता है। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं कि पर्यावरण घटकों के बीच परस्पर संबंध को अपन दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग अपने को देखना है। नेक्स्ट हेडिंग है परिस्थितिकी घटक, इकोलॉजिकल कंपोनेंट, परिस्थितिकी घटक या कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स। तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी क्या है, इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स जो है, यानी पारिस्थितिकी के निम्न 3 घटक हैं। पारिस्थितिकी के निम्न 3 घटक हैं। पारिस्थितिकी के निम्न 3 घटक हैं। कौन कौन से 3 घटक हैं? पहला है भौतिक घटक, यानी कि फिजिकल कंपोनेंट्स। दूसरे क्या है? दूसरे हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक मतलब एबायोटिक कंपोनेंट्स। और तीसरे क्या है? जैविक घटक। तीसरे हैं जैविक घटक मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, भौतिक घटक, अजैविक घटक और जैविक घटक, या फिजिकल कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। तो ये क्या है? पारिस्थितिकी के निम्न 3 कंपोनेंट है, 3 घटक है, भौतिक घटक, अजैविक घटक और जैविक घटक। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपने को पहले पढ़ना है भौतिक घटक। नंबर 1 है भौतिक घटक, यानी कि फिजिकल कंपोनेंट्स। भौतिक घटक यह निम्न प्रकार के हो सकते हैं। भौतिक घटक यह निम्न प्रकार के हो सकते हैं। यह निम्न प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 बायोस्फीयर। नंबर 1 है, पहला है बायोस्फीयर को हिंदी में क्या कहते हैं? जैव मंडल, है ना। जैव मंडल कहते हैं। बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल है। यह जीवों
और उनके बीच जीवों और उनके बीच अंतर क्रिया को समझाता। यह जैव मंडल क्या है? जीव और उनके पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया को समझाता है। यह जीव और उनके पर्यावरण या वातावरण है ना, पर्यावरण या वातावरण के बीच अंतर क्रिया को समझाता है। अंतर क्रिया को समझाता है। यह दो प्रकार का हो सकता है। ये अंतर क्रियाएं जो है, इसमें ये अंतर क्रियाएं जो है, ये दो प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? नंबर एक है दो प्रकार की हो सकती हैं। नंबर एक है क्या? नंबर एक है सिम्बियोसिस, है ना, सिम्बायोसिस। इसको हिंदी में कहते हैं सहजीवी, ठीक है। और दूसरा है एंटागोनिस्टिक, ठीक है। एंटागोनिस्टिक मतलब अब प्रतिरोधी। एंटागोनिस्टिक मतलब है प्रतिरोधी, ठीक है, प्रतिरोधी। तो ये क्या है? बायोस्फीयर जो है, ये जीव और उनके पर्यावरण या वातावरण के बीच अंतर क्रियाओं को समझाता है। अंतर क्रियाएं दो प्रकार की हो सकती हैं। सिम्बियोसिस यानी सहजीवी, मतलब कि जिसमें दो जीव साथ साथ रहें और एक दूसरे की हेल्प करें, दूसरे की मदद करें। और दूसरी क्या है? एंटागोनिस्टिक में क्या होगा? साथ साथ तो रहेंगे, लेकिन क्या होगा कि वो एक को लाभ होगा, दूसरे को हानि होगी। वो एक दूसरे को क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है ना। तो दूसरी क्या है? एंटागोनिस्टिक। नेक्स्ट अपन इसी में आगे लिखेंगे, इसी से आगे अपन करेंगे कि जैव मंडल का मुख्य घटक, जैव मंडल का मुख्य घटक मनुष्य है। जैव मंडल का मुख्य घटक मनुष्य है। तो नेक्स्ट इसी में अपन देखते हैं जैव मंडल में ही कि जैव मंडल में रहने वाले जीव अपने आप को जिस वातावरण में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं उसके अनुरूप परिवर्तित कर लेते हैं। उसके अनुरूप वो परिवर्तित कर लेते हैं। उसके अनुरूप परिवर्तित कर लेते हैं। जैव मंडल में रहने वाले जीव अपने आप को जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण के अनुरूप परिवर्तित कर लेते हैं। जबकि मनुष्य जैव मंडल का एक प्रमुख जीव है। जैव मंडल का एक प्रमुख जीव है जो वातावरण को अपने अनुरूप क्या करता है? परिवर्तित करता है, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैव मंडल में रहने वाले जो भी जीव हैं वो कैसे रहते हैं? अपने आप को जिस वातावरण में रहते हैं उसमें वो परिवर्तित कर लेते हैं। जबकि मनुष्य कैसा है? जैव मंडल का एक ऐसा जीव है जो वो क्या कर लेता है? अपने अनुकूल वातावरण बना लेता है ना। मतलब वातावरण को ही वो क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। जहां रहता है वहां के वातावरण को वो क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। जबकि अन्य जीव जो है वो खुद उसके अनुकूल हो जाते हैं, ठीक है। और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ना। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इसको समझने के लिए एक अपन डायग्राम बना लेते हैं कि
बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मतलब क्या है कि ये पूरा इकोसिस्टम है, द होल इकोसिस्टम, द होल इकोसिस्टम, ठीक है। ये पूरा इकोसिस्टम जो है क्या कहलाता है, यहाँ पे बायोस्फीयर है, ठीक है। और इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ, इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ, इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है इकोसिस्टम जो है, वो बना होता है किससे, वो दो चीजों से बना होता है। इकोसिस्टम में क्या होते हैं, लिविंग कंपोनेंट, लिविंग कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम में क्या होते हैं बेटा, लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, है ना, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, लिविंग कंपोनेंट्स और कौन होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या क्या है, लिविंग कंपोनेंट्स में तीन है प्रमुख, क्या है लिविंग कंपोनेंट्स में, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स लिविंग कंपोनेंट है किसके, इकोसिस्टम के, ठीक है। और बायोस्फीयर क्या है, एक तरह का बायोस्फीयर जो है वो पूरा का पूरा क्या है, इकोसिस्टम है। देखिए इकोसिस्टम जो है एक पानी की ड्रॉप जैसा छोटा भी हो सकता है और बायोस्फीयर जैसा या पृथ्वी जैसा विशालकाय भी हो सकता है। तो बायोस्फीयर को यहां हम क्या कह रहे हैं, द होल इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम क्या है, बायोस्फीयर है। और इकोसिस्टम जो है वो बना किससे होता है, लिविंग कंपोनेंट से और नॉन लिविंग कंपोनेंट से, ठीक है। तो लिविंग कंपोनेंट्स में क्या क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं। इसके बाद जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, इसके भी तीन घटक हैं, तीन कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से तीन कंपोनेंट्स हैं, एक है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, दूसरे हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में क्या क्या है, क्लाइमेटिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि अपन शॉर्ट में इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि जैव मंडल जो है वो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को भी प्रभावित करता है, ठीक है ना। जैव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को प्रभावित करता है। अब दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा है स्थल मंडल, ठीक है। स्थल मंडल मतलब लिथोस्फीयर, स्थल मंडल मतलब लिथोस्फीयर। स्थल मंडल क्या है, पृथ्वी का ठोस घटक स्थल मंडल कहलाता है, पृथ्वी का ठोस घटक जो होता है वो क्या कहलाता है बेटा, स्थल मंडल कहलाता है। इसके अंतर्गत मिट्टी की संरचना, धरातल, मिट्टी की संरचना, धरातल, भू आकृति, मिट्टी की संरचना, मिट्टी का धरातल, भू आकृति, चट्टाने, भूमिगत जल एवं प्राकृतिक संसाधन आदि सम्मिलित होते हैं, एवं प्राकृतिक संसाधन आदि सम्मिलित होते हैं। स्थल मंडल जो है पृथ्वी का ठोस घटक स्थल मंडल कहलाता है, इसके अंतर्गत मिट्टी की संरचना, मिट्टी की धरातल, भू आकृति, चट्टाने, भूमिगत जल एवं प्राकृतिक संसाधन आदि को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, मिट्टी की संरचना, मिट्टी का धरातल, भू आकृति, चट्टाने, भूमिगत जल एवं प्राकृतिक संसाधन आदि को सम्मिलित किया गया है। किसके अंतर्गत, स्थल मंडल के या लिथोस्फीयर के अंतर्गत।
इन सभी से, इसी में आगे जोड़ दें, इन सभी से मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है। पर्यावरण का निर्माण होता है। इन सभी से मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है। इसके अलावा जो स्थल मंडल है, इसके अलावा स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इसके अलावा स्थल मंडल जो है वो जलमंडल और वायुमंडल से भी ये संबंध रखता है। इसके अलावा स्थल मंडल जो है वो जलमंडल और वायुमंडल से भी संबंध रखता है, क्योंकि इनमें जीव निवास करते हैं। क्योंकि इनमें जीव निवास करते हैं, क्योंकि इनमें जीव जो है वो निवास करते हैं। नेक्स्ट है जलमंडल। तीसरा है जलमंडल मतलब हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। ठीक है, इसमें संपूर्ण जल को सम्मिलित किया गया है। संपूर्ण जल को सम्मिलित किया गया है। जलमंडल क्या है? जलमंडल में संपूर्ण जल को सम्मिलित किया गया है। भूमंडल के 75% भाग को घेरता है। यानी कि जितना भूमंडल है, यानी पृथ्वी जितनी है, उसका 75% भाग किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। भूमंडल के 75% भाग को जल घेरता है, जिसमें इस 75% में है ना, जिसमें 95% समुद्री जल है। 95% समुद्री जल है, जिसमें 95% यानी 95% समुद्री जल है, और शेष 5% अन्य जल है। ठीक है, इसमें पूरा संपूर्ण जल को सम्मिलित किया गया है। जल भूमंडल के 75% भाग को घेरता है, और इस 75% जल में 95% समुद्री जल होता है, और शेष 5% अन्य जल होता है। जल जो है, जल O2 के बाद, जल ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जल ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जल ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जल जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जल जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और जीवों की उत्पत्ति जल से ही हुई है। और जीवों की उत्पत्ति जल से ही हुई है। ठीक है, जल जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और जीवों की उत्पत्ति जल से ही हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है वायुमंडल। अगला 4th नंबर क्या है? वायुमंडल। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या कहलाता है? वायुमंडल है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। यह एक प्रकार का गैसियस
गैसियस आवरण है, आवरण है। यह एक प्रकार का गैसियस आवरण, अर्थात यह एक पृथ्वी का रक्षात्मक आवरण है। अर्थात यह पृथ्वी का रक्षात्मक आवरण है। रक्षात्मक आवरण है। पृथ्वी का क्या है? ये रक्षात्मक आवरण है। यह अंतरिक्ष के क्योंकि यह अंतरिक्ष के अनुपयुक्त क्योंकि यह अंतरिक्ष के अनुपयुक्त वातावरण से पृथ्वी की रक्षा करता है। पृथ्वी की रक्षा करता है। ठीक है। नेक्स्ट इसी में आप लिख सकते हैं कि यह पृथ्वी से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पृथ्वी से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। पृथ्वी से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। इसमें निम्न गैसें पाई जाती हैं। निम्न गैसें पाई जाती हैं जैसे O2 ऑक्सीजन कितनी है? 21%। ऑक्सीजन 21% है। CO2 कितनी है? 0.03% है। CO2 0.03% है। नियॉन 0.0001% है। नाइट्रोजन कितनी है बेटा? नाइट्रोजन है 78% है। आर्गन जो है 0.9% है। ऑक्सीजन किसके लिए है? जीवों के लिए आवश्यक है। प्राणियों के लिए आवश्यक है। प्राणियों के लिए आवश्यक है। ये किसके लिए है? पौधों के लिए। पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए, है ना? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ये क्या है? ये सब जितनी भी गैसेस होती हैं सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करती हैं। ये क्या करती हैं बेटा? सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करती हैं। सूर्य की हानिकारक किरणों से ये रक्षा करती है। तो इस तरह से क्या है कि ये वायुमंडल जो है ये आपको थोड़ा सा जानना है। ठीक है। तो अपने को अब दूसरा पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है? अजैविक घटक। एबायोटिक कंपोनेंट, है ना? एबायोटिक कंपोनेंट। अजैविक घटक मतलब एबायोटिक कंपोनेंट। अजैविक घटक को ऑस्टिंग नामक वैज्ञानिक ने एबायोटिक कंपोनेंट्स को, अजैविक घटकों को ऑस्टिंग नामक वैज्ञानिक ने, ऑस्टिंग को अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं OSTEING, ऑस्टिंग। ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट्स को ऑस्टिंग नामक वैज्ञानिक ने निम्न प्रकार के बताए हैं। निम्न प्रकार के बताया है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है, पहला है तापक्रम। ठीक है। टेम्परेचर। पहला क्या है? टेम्परेचर है, तापक्रम। ठीक है। तापक्रम, है ना? टेम्परेचर यह जीवों के लिए आवश्यक है। यह जीवों के लिए आवश्यक है और इसका सीधा प्रभाव पौधे और जीवों में पड़ता है। और इसका सीधा प्रभाव पौधों और जीवों में पड़ता है। पौधों और जीवों में पड़ता है। यह जीवों के लिए आवश्यक है
और इसका सीधा प्रभाव पौधों और जीवों में पड़ता है, क्योंकि यह जीवों के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। क्योंकि क्योंकि यह क्योंकि यह जीवों के वृद्धि क्योंकि यह जीवों के वृद्धि और विकास के लिए क्योंकि यह जीवों के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है ना, आवश्यक है, जीवों के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। जैसे किस किस के लिए? जैसे फूलों का खिलना, स्टोमेटा का खिलना, फूलों का खिलना, स्टोमेटा का खुलना, उपापचय क्रियाएं, वितरण वृद्धि, विचरण यानी डिस्पर्सन, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रजनन आदि के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये जो है जीवों पर सीधे प्रभाव डालता है, क्योंकि यह जीवों के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। जैसे फूलों का खिलना, स्टोमेटा का खुलना, उपापचय क्रियाएं, वितरण वृद्धि, विचरण, प्रजनन आदि के लिए यह आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट है प्रकाश, है ना, प्रकाश यानी कि लाइट, ठीक है। यह जीवों के जीवन को सीधे प्रभावित करता है, यह जीवों के जीवन को सीधे प्रभावित करता है, सीधे प्रभावित करता है, यह जीवों के जीवन को सीधे प्रभावित करता है। यह जीवों के उपापचय प्रकाश संश्लेषण, यह जीवों की उपापचय, प्रजनन, वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण, वितरण आदि को प्रभावित करता है, यह जीवों के जीवन को सीधे प्रभावित करता है। यह जीवों के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, प्रजनन, वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण, वितरण आदि को ये प्रभावित करता है, प्रकाश, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है जल यानी कि वाटर, ठीक है, वाटर, जल। यह जीवों के जीवन का प्रमुख घटक है, यह जीवों के जीवन का प्रमुख घटक है, जो जीवों के वितरण एवं विचरण पर सीधा प्रभाव डालता है, जो जीवों के वितरण एवं विचरण पर सीधा प्रभाव डालता है, जो जीवों के वितरण एवं विचरण पर सीधा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट इसी में लिख लेंगे, जीवों की सभी क्रियाएं जल पर ही निर्भर हैं, ठीक है, जीवों की सभी क्रियाएं जल पर ही निर्भर हैं, तथा यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है, ये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा यह एक महत्वपूर्ण विलायक है,
है। जल क्या है? जीवों के जीवन का प्रमुख घटक है, जो जीवों के वितरण और विचरण पर सीधा प्रभाव डालता है। जीवों की सभी क्रियाएं जल पर ही निर्भर हैं तथा यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है, और इसके अलावा यह एक महत्वपूर्ण विलायक है, यह सॉल्वेंट है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मृदा। मृदा यानी कि सॉइल। ठीक है, मृदा यानी सॉइल। यह पृथ्वी का सतही भाग है। यह पृथ्वी का सतही भाग है। पृथ्वी का सतही भाग है जो कि चट्टानों के अपक्षय कामा अपरदन एवं कार्बनिक पदार्थों अपक्षय अपरदन एवं कार्बनिक पदार्थों के कारण बनती है। ठीक है। यह पृथ्वी का सतही भाग है जो कि चट्टानों के अपक्षय अपरदन एवं कार्बनिक पदार्थों के कारण बनती है। यह वनस्पति के लिए आवश्यक पोषण यह वनस्पति के लिए आवश्यक पोषण एवं कृषि के लिए आधार प्रदान करती है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग है वायु। अगला नंबर है क्या? वायु यानी विंड। ठीक है। नेक्स्ट है वायु यानी विंड। वायु की दिशा और तीव्रता जीवों के दैनिक परिवर्तन को प्रभावित करती है। वायु की दिशा और तीव्रता जीवों के दैनिक परिवर्तन को प्रभावित करती है। इसके अलावा यह जीवों के वितरण एवं परागकणों के परिवहन को भी प्रभावित करती है। वायु की दिशा और तीव्रता जीवों के दैनिक परिवर्तन को प्रभावित करती है। इसके अलावा यह जीवों के वितरण और परागकणों के परिवहन को भी प्रभावित करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आर्द्रता। ठीक है। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। यह वायु में उपस्थित होती है तथा तापक्रम के बढ़ने से आर्द्रता घटती है। तापक्रम के बढ़ने से आर्द्रता घटती है। यह जीवों के विचरण व्यवहार एवं प्रजनन को प्रभावित करती है। ठीक है। ह्यूमिडिटी जो है ये वायु में होती है और तापक्रम के बढ़ने पर आर्द्रता जो है वो घटती है और जीवों के विचरण व्यवहार और प्रजनन को प्रभावित करती है। तो इस तरह से ये क्या है, ये पूरे मैंने आपको ये 5-6 अजैविक घटक बता दिए। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट अपने को पढ़ने हैं क्या? जैविक घटक, है ना। नेक्स्ट है तीसरा क्या है? जैविक घटक मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स।
बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक मतलब बायोटिक कंपोनेंट। अपन ने भौतिक कारक पढ़ लिए, अजैविक घटक पढ़ लिए, अब तीसरे हैं कौन से, जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, या इन्हीं को आप कह सकते हैं लिविंग कंपोनेंट। तो ये जैविक घटक क्या है कि सभी जीव अपने चारों ओर अन्य जीवों से अपने चारों ओर अन्य जीवों और पेड़ पौधों से घिरे होते हैं। सभी जीव अपने चारों ओर अन्य जीवों और पेड़ पौधों से घिरे होते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं और अपने आवश्यकता अनुसार और अपने आवश्यकता अनुसार वातावरण से अनुकूलित होते हैं, अनुकूलित होते हैं और अपने आवश्यकता अनुसार वातावरण से अनुकूलित होते हैं। नेक्स्ट है कि जैविक घटकों के बीच दो प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। जैविक घटकों के बीच दो प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। दो प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। जैविक घटकों के बीच दो प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। नंबर एक है अंतरजातीय संबंध। अंतरजातीय संबंध मतलब क्या है? अंतरजातीय संबंध इंटर स्पेसिफिक रिलेशन, ठीक है। अंतरजातीय संबंध मतलब इंटर स्पेसिफिक रिलेशन, ठीक है। जब दो या दो से अधिक प्रजातियों के मध्य संबंध स्थापित हो, जब दो या दो से अधिक प्रजातियों के बीच संबंध स्थापित हो तो उसे क्या कहते हैं? अंतरजातीय संबंध कहते हैं। तो उसे अंतरजातीय संबंध कहते हैं। अंतरजातीय संबंध कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? अंतरजातीय संबंध या इंटर स्पेसिफिक रिलेशन कहते हैं। यह निम्न प्रकार के हो सकते हैं। अंतरजातीय संबंध जो है ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। नंबर एक है निष्प्रभाविता। नंबर एक क्या है? निष्प्रभाविता मतलब न्यूट्रलिज्म, मतलब दो या दो से अधिक प्रजातियां साथ साथ रहती हैं लेकिन वो क्या है? एक दूसरे को लाभ नहीं पहुंचाती। जब दो या दो से अधिक प्रजातियां साथ साथ रहती हैं लेकिन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। दो या दो से अधिक प्रजातियां साथ साथ तो रहती हैं लेकिन वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। जैसे हिरण और खरगोश दोनों एक ही चारागाह में रहते हैं परंतु एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे हिरण और खरगोश दोनों एक ही चारागाह में रहते हैं लेकिन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें ये क्या है? निष्प्रभाविता, मतलब दो या दो से अधिक जातियां साथ साथ तो रहती हैं लेकिन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो ये है। नेक्स्ट दूसरा जो है विरोधता, है ना। दूसरा है विरोधता मतलब है एंटागोनिज्म।
इसमें एक जाति के सदस्यों को लाभ होता है। इसमें एक जाति के सदस्यों को लाभ होता है, जबकि दूसरी जाति के सदस्यों को हानि होती है। दूसरी जाति के सदस्यों को हानि होती है, जबकि दूसरी जाति के सदस्यों को हानि होती है। इसमें एक जाति के सदस्यों को लाभ होता है, जबकि दूसरी जाति के सदस्यों को हानि होती है। यह निम्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे क्या है? जैसे परजीविता को क्या कहते हैं? पैरासिटिज्म। ठीक है, पैरासिटिज्म। दूसरी क्या है? प्रतिजीविता। एंटीबायोसिस। ठीक है, एंटीबायोसिस। और तीसरी क्या है? तीसरी है सहजीविता यानी कि सिम्बियोसिस। ठीक है, तो ये जो है विरोधता जो है, एंटागोनिज्म जो है, इसमें एक जाति के सदस्यों को लाभ होता है और दूसरी जाति के सदस्यों को हानि होती है। ये निम्न प्रकार के हो सकती है। नंबर 1 है पैरासिटिज्म क्या है कि अब अपन पहले देखेंगे क्या? परजीविता, है ना? परजीविता जब एक जाति के जीव दूसरे जाति के जीवों पर निर्भर रहकर जीवन व्यतीत करते हैं, तो इसे परजीविता कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? परजीविता कहते हैं। तो इसे परजीविता कहते हैं। जब एक जाति के जीव दूसरे जाति के जीवों पर निर्भर रहकर क्या करते हैं? जीवन व्यतीत करते हैं, तो इसे परजीविता कहते हैं। इसी में नेक्स्ट अपन देख लें। नेक्स्ट क्या है कि जो जीव दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे पैरासाइट यानी परजीवी कहते हैं। उसे परजीवी यानी कि क्या? पैरासाइट। उसे पैरासाइट कहते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। और दूसरा जीव जिस पर यह निर्भर होता है, उसे होस्ट कहते हैं। उसे पोषक यानी कि क्या? होस्ट, है ना? होस्ट। पोषक यानी होस्ट। ठीक है, होस्ट कहते हैं। उसे होस्ट कहते हैं। ठीक है ना? उसे होस्ट कहते हैं। जैसे मलेरिया, है ना? मलेरिया पैरासाइट। तो मलेरिया पैरासाइट में क्या है कि प्लाज्मोडियम प्लस क्या है ह्यूमन। ठीक है, मनुष्य। प्लाज्मोडियम प्लस ह्यूमन जो है वो क्या करते हैं? मलेरिया। प्लाज्मोडियम है वो मनुष्य में मलेरिया रोग फैलाता है। तो प्लाज्मोडियम क्या है? पैरासाइट है, और ह्यूमन उसका क्या है? होस्ट है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये क्या है? पैरासिटिज्म है। अब दूसरा क्या है? प्रतिजीविता, है ना? प्रतिजीविता है ना? एंटीबायोसिस। प्रतिजीविता यानी कि एंटीबायोसिस। इसे असहभोजिता भी कहते हैं। असहभोजिता को इसे अंग्रेजी में कहते हैं एमेंसेलिज्म, है ना? एमेंसेलिज्म, है ना? एमेंसेलिज्म कहते हैं। असहभोजिता को इंग्लिश में कहते हैं एमेंसेलिज्म। ठीक है, चलेंगे। यह एक प्रकार का नकारात्मक संबंध है ना? नकारात्मक संबंध जिसमें जीवों के द्वारा प्रतिरक्षी
प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज उत्पन्न की जाती हैं, उत्पन्न की जाती हैं जो दूसरे प्रकार के जीवों के लिए, जो दूसरे प्रकार के जीवों के लिए ये हानिकारक होते हैं, हानिकारक होते हैं, ठीक है ना, हानिकारक होते हैं। जैसे तालाब में, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे तालाब में ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी दूसरे जीवों के लिए हानिकारक पदार्थ साबित करती हैं, हानिकारक पदार्थ साबित करती हैं, है ना, साबित करती हैं। जैसे तालाब में ब्लू ग्रीन एल्गी दूसरे जीवों के लिए हानिकारक पदार्थ साबित करती हैं, जबकि अपनी ही प्रजातियों के लिए ये क्या होते हैं, जो पदार्थ साबित होते हैं वो उनके वृद्धि और विकास के लिए क्या होते हैं, वो उपयोगी होते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, एंटीबायोसिस। नेक्स्ट है सहजीविता, है ना। नेक्स्ट क्या है, सहजीविता यानी कि सिम्बियोसिस, ठीक है। सहजीविता मतलब सिम्बियोसिस, ठीक। यह एक प्रकार का कारकीय संयोजन है दो जातियों के बीच कारकीय संबंध, कारकीय संबंध मतलब फिजियोलॉजिकल, है ना, फिजियोलॉजिकल रिलेशन जो है, कारकीय संबंध जो है वो क्या कहलाता है, कारकीय संबंध सहजीविता कहलाता है। दो जातियों के बीच कारकीय संबंध सहजीविता कहलाता है। इसमें एक प्रकार के जीव अथवा दोनों प्रकार के जीवों को लाभ होता है। इसमें एक प्रकार के जीव अथवा दोनों प्रकार के जीवों को लाभ होता है। यह 3 प्रकार का होता है। सहजीविता जो है यह 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है, पहला है सहभोजिता। नंबर 1 क्या है, सहभोजिता मतलब है कॉमेंसलिज्म। तो नंबर 1 है सहभोजिता यानी कमेंसलिज्म। इसमें 2 जीव साथ साथ रहते हैं, लेकिन इसमें किसी को भी लाभ नहीं होता और ना ही हानि होती है, ठीक है। किसी भी तरह का कारकी संबंध नहीं होता है। इसमें दो जीव साथ साथ रहते हैं, लेकिन किसी को भी ही लाभ नहीं होता और न ही हानि होती है, ठीक है ना। ना तो किसी को लाभ होता है कमेंसलिज्म में और ना ही हानि होती है, फिर भी दोनों क्या रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। यह जो होता है, यह किसके लिए होता है, सुरक्षा के लिए होता है। यह सुरक्षा के लिए अथवा आश्रय के लिए रहता है, अथवा आश्रय के लिए होता है। ये सुरक्षा के लिए होता है अथवा आश्रय के लिए होता है। क्या, सहभोजिता या कमेंसलिज्म। दूसरा है सहोपकारिता मतलब क्या है, म्यूटलिज्म। सहोपकारिता मतलब क्या है, म्यूटलिज्म। सहोपकारिता क्या है, म्यूटलिज्म। कि जब दो अलग प्रजातियों के जीव साथ साथ रहते हैं, जब दो अलग अलग प्रजातियों के जीव साथ साथ रहते हैं और दोनों को लाभ होता है, और दोनों को लाभ होता है,
और दोनों को लाभ होता है। जब दो अलग अलग प्रजातियों के जीव साथ साथ रहते हैं और दोनों को लाभ होता है तो इसे म्यूटेलिज्म या सहोपकारिता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो लाइकेन, है ना। लाइकेन जो होते हैं वो किससे मिलकर के बने होते हैं? फंजाई प्लस एल्गी से मिलकर के, फंजाई प्लस एल्गी से मिलकर बने होते हैं। सहभोजिता का आप उदाहरण लिख सकते हैं कि यहाँ इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं फेरास्पर मछली और सी कुकुम्बर के बीज संबंध, है ना, बीज संबंध। इसका उदाहरण क्या है? कमेंसलिज्म का उदाहरण क्या है कि फेरास्पर मछली और सी कुकुम्बर के बीच जो है उसका जो संबंध है वो क्या है? सहभोजिता या कमेंसलिज्म है। इसमें दो जीव साथ साथ रहते हैं लेकिन दोनों में से किसी को भी न हानि होती है न लाभ होता है। ये सुरक्षा की दृष्टि से रहते हैं या आश्रय देने के लिए रहते हैं। जैसे फेरास्पर मछली जो है वो सी कुकुम्बर में आश्रय के लिए रहती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से सहोपकारिता यानी म्यूटेलिज्म, जब दो अलग अलग प्रजातियों के जीव क्या रहते हैं? साथ साथ रहते हैं और दोनों को लाभ होता है। जैसे लाइकेन है, और लाइकेन किससे बना होता है? फंजाई और एल्गी से। इसमें फंजाई क्या है? एल्गी को रहने के लिए जगह देती है और एल्गी फोटोसिंथेसिस करके इसको फंजाई को क्या देती है? एल्गी जो है वो फंजाई को पोषण देती है यानी भोजन देती है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है म्यूटेलिज्म है। तीसरा क्या है? सहयोग। थर्ड क्या है? सहयोग, है ना। सहयोग मतलब कोऑपरेशन, है ना, कोऑपरेशन, ठीक है। सहयोग मतलब क्या है? कोऑपरेशन क्या है? योग क्या है? कोऑपरेशन जब एक ही जाति के लोग, एक ही जाति के जीव तो साथ रहते हैं, एक ही जाति के जीव साथ रहते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। जब एक ही जाति के जीव साथ रहते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या था कि अलग अलग जातियों के जीव रहते हैं म्यूटेलिज्म में और दोनों को लाभ होता है। यहाँ एक ही जाति के जीव साथ रहते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। यहाँ क्या है? अलग अलग जातियों के जीव साथ रहकर लाभ प्राप्त करते हैं। यहाँ एक ही जाति के जीव साथ रहकर लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है? मनुष्य, है ना। मनुष्य जो है वो क्या है? समाज में रहता है, एक कम्युनिटी में रहता है और एक दूसरे की मदद करता है ना। दोनों को लाभ प्राप्त होता है। मनुष्य जो है वो क्या है? जैसे मनुष्य क्या है कि वो समाज में रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। मनुष्य अपने परिवार के साथ रहता है। मनुष्य अपने परिवार के साथ रहता है। तो ये क्या कहलाता है? कोऑपरेशन कहलाता है, सहयोग कहलाता है। तो इस प्रकार से जो सिम्बियोसिस है वो तीन प्रकार की है, कमेंसलिज्म है, म्यूटेलिज्म है और कोऑपरेशन है, ठीक है। तो ये हो गया क्या? जैविक घटक। अभी अपन जैविक घटक में क्या पढ़े? इंटर स्पेसिफिक, ठीक है, अंतर जातीय संबंध। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन अंतर जातीय संबंध, ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन। तो नेक्स्ट क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा है अंतरजातीय संबंध, ठीक है, अंतरजातीय संबंध। अंतरजातीय का मतलब क्या है? इंट्रा स्पेसिफिक, है ना, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन, है ना, रिलेशन, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन। नेक्स्ट क्या है बेटा? इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन, अंतरजातीय संबंध। यह जीवों की संख्या को स्थिर बनाए रखने में सहायक है ना, सहायक। यह जीवों की संख्या को स्थिर बनाए रखने में सहायक है, ठीक है। एक ही जाति के जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन एक ही जाति के जीवों के
बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? अंतरजातीय संबंध कहलाता है। अंतरजातीय संबंध कहलाते हैं। अंतरजातीय संबंध कहलाते हैं। ठीक है, अंतरजातीय संबंध कहलाते हैं। अंतरजातीय संबंध निम्न प्रकार के हो सकते हैं। अंतरजातीय संबंध निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे नंबर 1 है संगठन, सामाजिक संगठन है ना, संगठन, सामाजिक संगठन। नंबर 1 है सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यह अपनी जाति के सुरक्षा वृद्धि के उत्थान, सफलता एवं विकास आदि के लिए होता है। सामाजिक संगठन किसके लिए होते हैं बेटा? सामाजिक संगठन किसके लिए होते हैं? यह अपनी जाति के सदस्यों, अपनी जाति के सदस्यों है ना, यह अपनी जाति के सदस्यों के सुरक्षा, वृद्धि, उत्थान, सफलता एवं विकास आदि के लिए होता है। सामाजिक संगठन किसके लिए होता है? यह अपनी जाति के सदस्यों के सुरक्षा, वृद्धि, उत्थान, सफलता एवं विकास आदि के लिए होता है। दूसरा क्या है? निवाहीकरण। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है निवाहीकरण। ठीक है, निवाहीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोलोनाइजेशन। निवाहीकरण का मतलब है कोलोनाइजेशन। ठीक है, कोलोनाइजेशन, निवाहीकरण को कहते हैं कोलोनाइजेशन। इसका उपयोग प्राणियों में सुरक्षा वृद्धि, प्रजनन, पोषण आदि के लिए, सुरक्षा, वृद्धि, प्रजनन, पोषण आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग, जो कोलोनाइजेशन है, इसका उपयोग प्राणियों में सुरक्षा, वृद्धि, प्रजनन और पोषण आदि के लिए किया जाता है। निवाहीकरण। तीसरा है, थर्ड जो है समूहीकरण। समूहीकरण मतलब एग्रीगेशन। ठीक है, समूहीकरण मतलब है एग्रीगेशन। ठीक है, एग्रीगेशन मतलब है क्या? समूहीकरण। इसमें जीव प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल अथवा विशेष परिस्थितियों में, प्रतिकूल अथवा विशेष परिस्थितियों में इसमें जीव प्रतिकूल अथवा विशेष परिस्थितियों में समूहीकृत होकर जीवन व्यतीत करते हैं। इसमें जीव प्रतिकूल अथवा विशेष परिस्थितियों में समूहीकृत होकर के जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गए? पारिस्थितिकी घटक, इकोलॉजिकल कंपोनेंट। इकोलॉजिकल कंपोनेंट में अपन ने क्या पढ़ा है? 3 प्रकार के इकोलॉजिकल कंपोनेंट पढ़े हैं। एक पढ़ा है भौतिक कारक, दूसरे पढ़े हैं अजैविक घटक और तीसरे पढ़े हैं क्या? जैविक घटक। ठीक है, तो इस तरह से जो पारिस्थितिकी कंपोनेंट है, घटक हैं, जो पारिस्थितिकी घटक हैं या इकोलॉजिकल कंपोनेंट है, तो ये जो है इस तरह से ये समाप्त हुआ। और आज की वीडियो यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।